गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि दिया हुआ है कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल किसे कहते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इस सेल में स्वतः संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे डेनियल सेल। अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल की बात करेंगे तो इसे जिंक तथा कॉपर आयन के मध्य होने वाले स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु बनाया गया है। तो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी, जैसा कि नीचे दिया हुआ है फिगर में ये दिया हुआ है कि यह आपका जिंक सल्फेट का विलयन है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक एक इलेक्ट्रोड की भांति रखा गया है। दूसरा जो एक है कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को रखा गया है। अब इस कॉपर की छड़ को और जिंक की छड़ को एक वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ा गया है विभवांतर नापने के लिए। फिर इन दोनों के विलयनों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ा गया। तो यह जो एक प्रकार का आपका ये जो सेल युक्ति बनती है, हम इसी को कहेंगे गैल्वेनिक सेल या क्या कहेंगे इसको डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है आपका डेनियल सेल। तो डेनियल सेल की बात करेंगे तो इस डेनियल सेल में जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसको अगर हम देखें तो एनोड पर जो अभिक्रिया संपन्न होती है वह ऑक्सीकरण की होती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती, तो देख रहे हैं कि जेपियन यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और जेपियन डबल प्लस बन जाएगा। और दूसरा कैथोड पर क्या होगा, ये कॉपर आयन कैसे बनेगा, यहाँ पर जो Cu शेल है ये टूट जाएगा, Cu डबल प्लस SO4 डबल आयन, ये कॉपर आयन यहाँ से मिलेगा। और ये कॉपर आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो जाता है जो कि अपचयन की क्रिया होती है। और ये दोनों जो ऑक्सीकरण की क्रिया है इसे हम इस सेल का अभिक्रिया करेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को हम अर्ध अभिक्रिया या इसे हम अर्ध सेल की अभिक्रिया भी कहते हैं। और दूसरा अगर कोई सेल है दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होगी उसको भी हम एक अर्ध अभिक्रिया से कहेंगे। जब हम दोनों अर्ध अभिक्रिया को आपस में जोड़ते हैं तब आपका सेल अभिक्रिया मिलता है जो कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे जेपियन प्लस Cu, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो जेपियन प्लस Cu, ये जेपियन डबल प्लस Cu, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जो स्वतः संपन्न होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझने की कि मान लेते हैं कि जेपियन छड़ से जब जेपियन डबल प्लस आयन के रूप में वियोजित होता है तो इस विलयन में
यहाँ पर पहले से ही आपका Zn डबल प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस पहले से भी है Zn डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। तो जब इसमें हम लोग विलयन में Zn को रखते हैं तो Zn डबल प्लस के रूप में टूटता है। ठीक है, जब डबल प्लस के रूप में टूटेगा तो ऐसा होगा कि इसमें Zn डबल प्लस की मात्रा बढ़ती जाएगी। Zn डबल प्लस की क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी। तो जब Zn डबल प्लस की मात्रा बढ़ती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वह अपने यानी Zn डबल प्लस अपने बनने का विरोध करने लगेगा। जब अपने बनने का विरोध करने लगेगा तो इसका ऑक्सीकरण पुनः होगा नहीं। और उसी तरीके से यहाँ की बात किया जाए, कैथोड की बात किया जाए तो कैथोड में क्या होता था कि कॉपर जो होता है Cu डबल प्लस Cu में चेंज होता था। तो Cu डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज होता है और इसी कॉपर के क्षण में वो जुड़ता जाता है यानी उसमें चिपकता जाता है। तो ये अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर कॉपर जो धनायन है यह इस पर जुड़ता जाएगा तो इस ऋण आयन की मात्रा 104 की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जब बढ़ती जाएगी तब क्या होगा, यह ऐसा होगा कि यह जो 104 है फिर इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा। जब चारों तरफ एक लेयर बना लेगा तो दूसरे कॉपर को इस क्षण के पास जाने नहीं देगा। तो इस पर अपचयन की क्रिया भी संपन्न नहीं हो पाएगी। तब हम क्या करते हैं, तब हम इस लवण सेतु को जोड़ते हैं। लवण सेतु क्या करेगा कि जो इसमें SO4 बना था इसमें उपस्थित जो लवण है उस SO4 को उदासीन कर देगा। SO4 को क्या करेगा, उदासीन कर देगा ताकि इसके चारों तरफ जो लेयर बना हुआ है वो समाप्त हो जाए। पुनः जो कॉपर है वो इस कॉपर के क्षण से, कॉपर आयन है वह कॉपर के क्षण से संयोग या कॉपर के क्षण से क्षण के पास जाए। और यहाँ पर देखें तो वो जो Zn था, Zn डबल प्लस की संख्या जो बढ़ रही थी वह क्या करता था, इस लवण के कारण वह Zn डबल प्लस भी उदासीन हो जाता है जिसके कारण यह Zn और भी टूटने का कार्य करने लगता है। तो इस तरीके से ये लवण सेतु बहुत ही आवश्यक है दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए, ताकि क्या हो, यह जो आपका वोल्टता यानी जो आपका विभवांतर यानी विद्युत धारा मिल रही है, ठीक है, जो भी विद्युत धारा आपको मिल रही है वह विद्युत धारा आपको लगातार मिलती रहे। तो इस तरीके से यह आपका टेंजेंट सेल होता है। तो आपको जैसे कि बता ही दिया गया है कि लवण सेतु क्या होगा, तो लवण सेतु एक उल्टा U आकार की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य का विलयन धारा होता है, जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3। ये अक्रिय विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ, अक्रिय विद्युत अपघट्य का मतलब यह हुआ कि यह इसमें जो विद्युत अपघट्य का विलयन रखा गया है उस विद्युत अपघट्य से ये कोई क्रिया नहीं करता है, और इसमें भी जो विद्युत अपघट्य रखा गया है उससे वो अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसके कारण उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय विद्युत अपघट्य। और उसका उपयोग क्या है, महत्व की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये दोनों आवेश को जोड़ता है तथा परिपथ को तोड़ करता है ताकि आपको विद्युत धारा लगातार मिलती रहे। और दूसरा है दोनों विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है। विलयन में जो SO4 डबल माइनस की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर Zn डबल प्लस की वृद्धि हो रही थी, तो इनकी भी क्या करते थे, प्लस और माइनस को उदासीन बनाता था, जिसके कारण विलयन उदासीन रहते। अगला है गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करने की विधियाँ। गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करने के लिए कुछ नियम प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है
एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं तरफ लिखते हैं। दूसरा है धातु तथा धातु आयन के मध्य एक खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को डबल पाई या सिंगल पाई से पृथक करते हैं। डबल पाई लिखते हैं तो लवण सेतु होता है, और सिंगल पाई होता है तो छिद्रित प्लेट को प्रदर्शित करता है। जैसे कि बेरियम सेतु को प्रदर्शित करें तो जेबियम डबल प्लस के विलयन में होता है, जेबियम डबल प्लस के विलयन में होता है। तो यह क्या होता है, यह एनोड होता है तो इसको दाईं तरफ लिखते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, ये हो जाएगा डबल पाई जो लवण सेतु को प्रदर्शित करेगा। फिर हमारा क्या हो जाता है, बाईं तरफ कैथोड लिखते हैं तो Cu डबल प्लस ये होता है C। इस तरह से हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी गैल्वेनिक सेल को इसी तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसा लिखा गया है तो वह एक सेल को प्रदर्शित करता है। और इसमें जो बाईं तरफ लिखा गया है, जो दाईं तरफ लिखा गया है वो कैथोड होता है, और जो बाईं तरफ लिखा गया है वो एनोड होता है, यह माना जाता है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड का विभव की बात किया जाए तो इसकी परिभाषा होती है कि जब धातु को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे M को अगर इसके लवण के विलयन में रखा जाए तो M प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐसा टूट सकता है, या M को उसके धातु के विलयन में रखा गया है, लवण के विलयन में रखा गया है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M माइनस हो सकता है। तो जब माइनस हो जाएगा तो धातु ऋणावेशित या धनावेशित हो जाएगा, और विलयन उतना ही ऋणावेशित और धनावेशित हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर धातु का धनावेश हो जा रहा है तो वो जो विलयन है वो ऋणावेशित हो जाएगा, तो दोनों के मध्य विभव का अंतर हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। इसका मापन सरलता से नहीं किया जाता।